सदस्यगण जो शून्यकाल के दौरान जो उठाना है, 1-1 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग, प्लीज उठाने का काम करिए। श्री अनिल फिरोजिया, नहीं, श्री ढाल सिंह बिसेन जी, नहीं, आ गया डॉक्टर विशे टट्टी बेकट सत्यवती जी। Thank you, Madam Chairperson. Honorable Chairperson, Madam, Indian toys industry is estimated to be $1.5 billion, making a 0.5% of global market share. During August 2020, in his Mann Ki Baat address to the country, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji expressed his desire to establish India as a global toy hub, and he also mentioned Etikopaka Toys, which is in my parliament constituency, Anakapalli, Andhra Pradesh. And the Government of India later developed a comprehensive action plan in 2020 to boost local manufacturing by setting up toy production clusters across the country, launching schemes to incentivize manufacturing and exports, and strengthening research and development for toys, and building toy clusters on dedicated SEZs. The toy SEZs will create customized and self-sustained ecosystems catering to export markets. Therefore, Honorable Chairperson, Madam, the Andhra Pradesh government, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has identified 114 clusters under scheme for fund for regeneration of traditional industries. Only 1 minute, Madam. Spurti and Micro and Small Enterprises Cluster Development Program, MSC CDP, and proposed to establish an integrated toy park encompassing the entire gamut of traditional electronic and plush toys for domestic and export markets. Hence, I request the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to provide financial assistance to Andhra Pradesh for creating an integrated toy park that could emerge as a role model for toy cluster in the country. Thank you, Madam. डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, श्रीमती दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे एक आवश्यक विषय सदन के संज्ञान में लाना है। सभापति महोदय, सांसद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग अथवा केंद्र की किसी योजना का कार्य करवाने का आग्रह मंत्रालय को किया जाता है। सांसद केंद्र सरकार को पत्र लिखता है कि मेरी ये क्षेत्र की मांग है और इस पे ध्यान दिया जाए और उसका प्रस्ताव बना के इस कार्य को किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा जो जवाब आता है उसमें ये लिखा जाता है कि राज्य से प्रस्ताव भिजवाया जाए। अब जिस राज्य में किसी और दल की सरकार है वो राज्य सांसद की अनुशंसा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और प्रस्ताव नहीं भेजता। मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का प्रस्ताव केंद्र ने राज्य को भेजा है, लेकिन अभी तक राज्य के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और कुंभलगढ़ में ये सेंचुरी बननी चाहिए, टाइगर सेंचुरी। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई भी सांसद पत्र लिखता है तो केंद्र सरकार का जो भी मंत्रालय है वो राज्य को डायरेक्शन दे कि वो उस पर कार्रवाई, सांसद का अगर पत्र है तो उस पर प्रायोरिटी से कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सांसद को ये कहा जाए कि सांसद राज्य से प्रस्ताव भेजे। केंद्र अगर राज्य को डायरेक्शन दे कि वो प्रस्ताव भेजे, क्योंकि सांसद ने ये डिमांड की है। ढाल सिंह जी, हो गया, 1 मिनट में बोलना है आपको।
हो गया, आ गया मैटर, काम नहीं हो रहा है। मैटर आपका आ गया। कोई भी सांसद की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही अरे है। हो गया, राज्य मैटर सरकार आपका आ मनमानी गया। कर रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैटर आपका आ गया। मैटर आ गया भाई, एक लाइन को 3 बार बोलने की क्या जरूरत है? मैटर आपका आ गया, चलिए बोलिए, बोलिए, बोला जाए। अरे जो भेजते हैं यहाँ से, चाहे जल जीवन में भी यही हो रहा है कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, राज्य अपने हिसाब से आगे भेज देती है और काम भी होता है, उसके बाद हम लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं मिलती। ठीक है। जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उसकी जानकारी सांसद को नहीं मिलती। सांसद पत्र लिखता है केंद्र को, उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं होती। राज्य सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है राजस्थान में। तो ये अगर सांसद की बात को केंद्र ही वहां से अगर निर्देश दे राज्य को के सांसद ने पत्र लिखा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रस्ताव भेजा जाए। मेरा ये कहना है सभापति महोदय। धन्यवाद। ठीक, अब बोलिए ढाल सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे क्षेत्र की बड़ी ज्वलन समस्या है जिसकी ओर मैं संवैधानिक सम्मत है उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत सिवनी जिले के बागरी जाति बहुतायत में निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति की श्रेणी के क्रमांक 2 में अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्य में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के अधिसूचित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बागरी जाति मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र लगातार जारी किए जा रहे हैं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नई दिल्ली परिपत्र क्रमांक J22/MP 8203 SSW22 दिनांक 8/10/3 मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 12 मार्च 2003 एवं उस संदर्भ में जारी पत्र क्रमांक F235590F/25/4 भोपाल दिनांक 14/7/3 का तत्काल निरस्त करते हुए बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करें। इसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक F2355/90 मैडम 25/4 भोपाल दिनांक 25 नवंबर 2004 को बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, किंतु अभी तक भी सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे और न ही उनके द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पत्रों को लगातार निरस्त किया जा रहा है। जबकि जनगणना में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय निकायों के चुनाव में बागरी जाति को अनुसूचित जाति मान के आरक्षण किया जाता है, जिससे वे अनुसूचित जाति के आरक्षित निकायों में वार्डों में चुनाव लड़ने की पात्रता मिलती है और वे इन आरक्षित निकायों में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, पार्षद, अन्य पदों पर निर्वाचित होते हैं, पर इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, जिससे भारी असमंजस की स्थिति निर्मित है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब कि बागरी जाति को छानबीन उपरांत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए गए, किंतु सिवनी जिले में आवेदन पत्रों को निरस्त करना लगातार जारी है, जो कि अनुचित है। जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से जाति समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। अतः मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिवनी जिले के बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाने तो मध्य प्रदेश शासन को पुनः निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अंतिम एक लाइन बची है, अंतिम एक लाइन है, यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना है तो जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति से पृथक किया जाए, ताकि इनके आरक्षित वार्डों में और निकायों में इनको अनारक्षित वर्ग में रखा, ताकि वहाँ अपना प्रतिनिधित्व कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध न केवल मेरे राज्य से है बल्कि आपके राज्य से भी है और कतिपय अन्य राज्यों से है जहां पर इस साल वर्षा बहुत कम हुई। महोदया, आप जैसा कि जानती हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। महोदया, झारखंड राज्य तो यूँ भी ड्रॉट प्रोन राज्य में से रहा है और जिस संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो तो रेन शैडो एरिया में आता है। वहाँ पर हर अल्टरनेट ईयर में सुखाड़ या अकाल जैसी स्थिति रहती है। चालू वर्ष में हमारे क्षेत्र में भारी कमी हुई है वर्षा की और जून और जुलाई के महीने में झारखंड में क्रमशः
154.4 मिलीमीटर और 344.7 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष इस जून और जुलाई महीने में इससे कहीं ज़्यादा कम वर्षा हुई थी। जुलाई 2022 में 23 जिलों में से बारिश बहुत कम हुई है। झारखंड के विशेषकर 5 जिले पलामू, गढ़वा, गोड्डा, साहबगंज और पाकुड़ में इस दौरान बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। इससे राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। इस जुलाई माह में कुल खरीफ लक्ष्य का मात्र 19% ही बुआई हुआ है, वो भी बिचड़ा खेत में ही सूख गया है, जबकि लक्ष्य करीब 1,35,970 हेक्टेयर में बुआई का था। इसके अलावा मक्का और तिलहन की भी फसल की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, जो कि बरसात नाम मात्र की भी नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि झारखंड राज्य को सुखाड़ घोषित करने तथा आने वाले महीनों में खाद्य संकट के किसी भी प्रभाव को कम करने और पशुओं के लिए चारा का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। महोदया, मैं साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड के किसानों की हुई आर्थिक क्षति का आकलन और खास करके पलामू और गढ़वा जिलों में सुखाड़ से हुए नुकसान का आकलन, राज्य के फसल पैटर्न का विश्लेषण करने और राज्य के वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन करने की कृपा की जाए। नदी से नदी जोड़ने का भी तो बोलिए महोदय। नदी से नदी जोड़ने का, नदी से नदी जोड़ने की तो एक महत्वपूर्ण योजना जो केंद्रीय सरकार की है ही, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। जी जी ठीक। श्री चंदन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मेरी लोकसभा नवादा सहित बिहार राज्य के कई ऐसे जिले हैं जो कि इस वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में हैं। चूँकि मेरे यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें मुख्यतः धान की ही अधिक रोपाई की जाती है और मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका मौसम विभाग की रिपोर्ट का भी कराना चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि बिहार में वर्ष 2022 1 जून से 12 जुलाई तक 192 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी समय अवधि में 2021 में इसके 2 गुना से भी अधिक 480 मिलीमीटर और वर्ष 2020 में करीब 389 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले कुछ साल की तुलना में अब तक काफ़ी कम बारिश हुई है। जितनी भी बारिश अभी तक मौसम विभाग के द्वारा दर्ज हुई है, उसमें भी दुर्भाग्यवश मेरा संसदीय क्षेत्र पूर्ण रूप से वंचित रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, चिंता की बात यह है कि मानसून उस महीने में उठा है जो खरीफ की खेती के लिए निर्णायक होता है। इसलिए यह भी सत्य है कि बारिश न होने के कारण इस बार फसल पैदावार भी बेहद कम हो गई। ऐसी परिस्थिति में किसान बेहद लाचार स्थिति में हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र को अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए और मेरे नवादा लोकसभा क्षेत्र के किसानों को विशेष पैसे देकर उनकी सहायता की जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री गिरीश चंद्र जी। नहीं है, नहीं श्रीमती रीति पाठक जी। नहीं है। श्री प्रताप राव जाधव जी। नहीं है। श्री धर्मवीर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। देश में मेडिकल शिक्षा दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगी है।
इसलिए हर वर्ष हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा लेने हेतु विदेश में जाते हैं। सरकार को मेडिकल शिक्षा सस्ती करने हेतु सख्त कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से देश में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। हर वर्ष जितने डॉक्टर देश को मिलने चाहिए उससे भी कई गुना कम डॉक्टर निकलते हैं, और जो निकलते हैं उनमें से बहुत से विदेशों में चले जाते हैं। हाल ही में रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद हजारों की संख्या में मेडिकल छात्र आखिरी साल से लेकर पहले साल तक अपने देश आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से उनको वहाँ से निकाला। इन छात्रों के माता पिता ने लाखों रुपए खर्च करके इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन युद्ध के बाद हालात सभी के सामने हैं। सरकार ने आखिरी साल वालों को यहाँ एडजस्ट करने की बात की है, लेकिन जो हजारों छात्र पहले व दूसरे साल पढ़ाई कर रहे थे उनके बारे में क्या सोचा है? सरकार को इन सभी छात्रों को अपने देश के मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाकर इन सभी छात्रों को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि इन छात्रों के जो साल हैं वो बर्बाद ना हो और इनके माता पिताओं की सालों की कमाई बर्बाद ना हो सके और देश को अच्छे डॉक्टर मिल सकें। और क्योंकि गरीबी के कारण वहाँ सस्ती पढ़ाई थी, कुछ न कुछ सरकार अपने केंद्रीय बजट में से या प्रदेश के बजट में से उन परिवारों की भी मदद करे, ताकि वो बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई करके देश की सेवा कर सकें हेल्थ के मामले में। धन्यवाद। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Honorable Madam, sir. Madam, hate crimes are defined as physical acts of aggression against the property and person of an individual or group of individuals on the basis of religion. श्री जी। माननीय सांसद ने बगैर तथ्यों के झूठे आरोप लगाने का काम किया है और कानून व्यवस्था जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें पूरी तरह से अगर विफल हुई है तो इनको वहाँ की बात उठानी चाहिए। और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी की हो या आम नागरिक की बात हो या इनके मंत्री के करीबी के करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के पकड़े जाएं, उससे ध्यान हटाने के लिए अगर झूठे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तथ्यहीन लगाए जाते हैं, या तो अपना वापस लें ये जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और पश्चिम बंगाल उसमें पूरी तरह से विफल हुआ है। ये देश के सामने है। इस पर माननीय सदस्यों को वापस भी लेना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। सदन को गुमराह किया जा रहा है। श्री कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। पश्चिम बंगाल में हत्या होती है। Thank you very much, madam. गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। Madam, thank you so much for allowing me to raise a very important issue during the zero hour. Ma'am, you know that Lakshadweep is geographically very isolated and it is off from Kerala nearly 400 kilometers. Ma'am, recently Lakshadweep started witnessing death of persons due to the non-availability of air ambulance. Lakshadweep, the air ambulance connectivity is done by the Pavan Hans Helicopters Limited. There is an agreement between Lakshadweep administration and Pavan Hans, and in that agreement it is very clearly spelled out that the priority, first priority should be given to the patients and second to the administrative reasons. Now recently, ma'am, I'm concluding. Recently what happened, ma'am, the priority which is first laid on is being not adhered to, and the helicopters are being utilized for VIP purpose. And on that, there have been lot many protests in the island, and we have lost nearly 5 persons because of the non-availability of helicopter. I urge upon the Home Ministry to have look into this matter and conduct a proper inquiry whether these conditions are really adhered to. Thank you so much, madam. श्री के नवाज खनी जी। नहीं है। श्री सुभाष चंद्र बहरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप क्षेत्रीय कार्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। अभी भीलवाड़ा उदयपुर से जुड़ा हुआ है। उदयपुर की दूरी भीलवाड़ा से 170 किलोमीटर है। भीलवाड़ा में कुल 1818 औद्योगिक इकाइयां हैं तथा 1136 इकाइयां सुचारू रूप से प्रोविडेंट फंड जमा करवा रही है, और इसमें लगभग अंशदाता 1,32,227 सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि 1.5 लाख से अधिक अंशदायी हो तो उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से
मंत्री जी का ध्यान अवगत कराना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के नज़दीक 50 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय है और चित्तौड़गढ़ में लगभग 40,000 अंशदायी हैं जिनको भी उदयपुर जाना पड़ता है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है चित्तौड़ से। इसलिए चित्तौड़गढ़ जिले के अंशदायी सदस्यों को भीलवाड़ा जिले में मिला लिया जाए तो अंशदायियों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो जाएगी। इससे भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की राह आसान हो जाएगी एवं इससे हजारों श्रमिकों को, कर्मचारियों को तथा नियोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वर्षों से भीलवाड़ा की यह प्रमुख मांग रही है। धन्यवाद। श्री प्रदत्युत बोरदोलोई जी। श्री प्रदयुत बोरदोलोई जी नहीं है। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका संरक्षण भी चाहूँगा क्योंकि जो मैं बात अभी रखने जा रहा हूँ इस सदन में वो मेरे लोकसभा और आपके लोकसभा दोनों को जोड़ने वाली बात की है। महोदय, सबसे बड़ी बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रूनीसैदपुर प्रखंड के कटौंझा से तिलक ताजपुर होते हुए धनकौल तक जो बांध गई हुई है बागमती नदी का, वो बांध जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर उस बांध के ऊपर अगर कालीकरण कर दी जाए तो बांध का भी रखरखाव हो पाएगा और रूनीसैदपुर से शिवहर जाने वाले लोगों के लिए भी आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होगी। ठीक उसी प्रकार सूरसंड के रातो नदी पर जो बांध का निर्माण हो रहा है उसकी गति बहुत धीमी है। अगर उसकी गति को तुरंत पूरा करके तैयार करा लिया जाए और उस पर भी कालीकरण हो जाए तो सूरसंड भीठा मोड़ के लोगों को भी आने आवागमन में सुविधा होगी तथा जो नेपाल से जो पानी आती है, आज बिहार के अंदर में सुखाड़ है परंतु हम नेपाल के पानी से अपने क्षेत्र में अंदर में बाढ़ को सामना करना पड़ रहा है। परंतु मैं इसलिए चाहता हूं कि अगर उस पर भी अगर कालीकरण हो जाता है तो उस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बांध का निर्माण बहुत धीमी गति में है, वो जल्दी हो जाए, कालीकरण हो जाए, लोगों को आवागमन सुविधा हो जाए। और सभापति महोदया, मैं आप एक सेकंड, कालीकरण के अलावा ढलैया करवाने पर बांध की रक्षा बहुत अच्छी बात है। सरकार उस पर ध्यान, कालीकरण तो खत्म हो जाता है। सरकार ध्यान दे उस पर। कालीकरण की जगह अगर पक्कीकरण कर देती है तो उसका और लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद भी देता हूं। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में सुखाड़ आया हुआ है और अभी किसान सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। यहां से केंद्रीय टीम जाए और सुखाड़ का आकलन करके हम बिहार के किसानों को कितनी जल्दी राहत दे सकते हैं, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि जल्द से जल्द बिहार में केंद्रीय टीम भेजकर बिहार में आए हुए सुखाड़ का आकलन करके किसानों को मुआवजा देने का और उनको राहत देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदय प्रताप सिंह जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक अध्ययन से पता चला है कि हमारे देश में हर साल अंग विफलता और अंगों की उपलब्धता की कमी के चलते लाखों लोगों की मौत होती है। हमारे सभी बड़े हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पर ब्रेन डेड पेशेंट्स अक्सर पाए जाते हैं। समझ में आने वाले कारणों में चिकित्सक मरीजों की ब्रेन डेथ के बारे में खुलासा करने से हिचकिचाते हैं और अंगदान के लिए परिजनों को प्रेरित करने में बहुत असहज महसूस करते हैं। यदि सरकार ब्रेन डेथ के संदेह के बारे में कोई स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाता है तो वह प्राधिकरण रोगी को निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को सक्रिय रूप से भेजेगा और फिर ये अधिकारी परिजनों को स्थिति के बारे में सुझाव देंगे। माननीय सभापति महोदय, अंगदान के लिए परिजनों को संवेदनशील बना सकते हैं। यह ऐसे रोगियों का इलाज करने वाले चिकित्सकों की परेशानी को कम करेगा और परिजनों को निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा। साथ ही यदि वे सहमत हैं तो अंगदान के लिए तैयार भी कर सकते हैं। उनका यह निर्णय हर साल मरने वाले व्यक्तियों की मदद करेगा। साथ ही हमारे देश पर जो आर्थिक बोझ आता है वही भी कम करेगा और किडनी और लिवर जैसे जो हमारे ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं पेशेंट्स के अंदर, इस तरह के व्यक्तियों को अंग प्रत्यारोपण का भी लाभ मिल सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर देहदान और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए
जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है और ब्रेन डेड की स्थिति में जनमानस के लिए समय पर सावधान और रंगदान की बारीकियों से अवगत कराते हुए लोगों को तैयार करते हुए हम हर वर्ष लाखों लोगों की जान इस देश में बचा सकते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इस तरह के अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर हम उन बीमारों की मदद करें जो किसी एक अंग के कारण मौत के करीब जा रहे हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विद्युत बरन महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपके ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं मोबाइल टावरों का स्थापना हेतु 2-3 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूं, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है, जिसका कारण घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झाटी झरना, गुड़ाबांधा, हरियाणजियन, बारागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत बोड्डी कानपुर, फालदोहा, दक्षिणासोल, जुगसला विधानसभा क्षेत्र के पटमदा प्रखंड अंतर्गत जोड़सा, हुड़ुम्बिल, बोड़ाम, लाइलोम, मुकरुडी, भूया सिनान एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत केंदुआ, भांगाबांधी, कवाली ग्रामीण इलाका में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं मोबाइल टावर नहीं रहने के कारण लगभग 74,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन नहीं होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाया एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों पर राशन लाभू को मशीन के बटन नहीं दबने के कारण राशन लेने में, साथ ही यहाँ के लोगों को बात करने के लिए मोबाइल में भी टावर नहीं होने के कारण पेड़ों पर चढ़कर बात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थान पर आज डिजिटल इंडिया के युग में नेटवर्क एवं मोबाइल टावर नहीं होने के कारण जनता का नाना प्रकार का कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि वो स्थान जो ट्राइबल और नक्सल प्रभावित इलाका है और लगभग एक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से 75,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना से ऑनलाइन नहीं होने के कारण वंचित हो गया। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि लगातार 3 साल से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर लगाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर बेल्लाना जी। Honorable Madam Chairperson, it is an important issue. आगे आ जाइए ना। Yes. आगे तो बहुत जगह है, आइए आगे आ जाइए। ठीक है, बोलिए। Honorable Madam Speaker, it is an important issue of Parliament constituency, my constituency Vijayanaram. A rail over bridge, Chibripal to Razam Bridge number 1451 was constructed in the year 1964, situated at Chibripalli, connecting Vijayanaram to Razam and Palakonda. Nearly 5,000, 8,000 passengers travel every day over this ROB. Heavy vehicles were prohibited on the ROB since May 2022 with restriction of 8 feet 8 inches height gauge due to the bad condition of the bridge. Due to restriction of height gauge bridge 8 feet 8 inches, the public transport vehicles like KPSRTC vehicles are also not permitted. As such, the public are getting much inconvenienced by way of wasting their additional time, 2 hours time and money to search their distance. Nearby villages do not have any alternative transportation other than the private transportation, which is costlier for the poor villagers. The initial process of soil testing is not done so far even after 2 months restriction. So hence, keeping in view of the villagers' difficulties, I would like to request the Honorable Minister of Railways through you, Madam, to give a direction to the concerned authorities to complete the construction of the bridge in fast phase manner. Thank you, Madam. ठीक। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुद्धिस्ट सर्किट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जिस बुद्धिस्ट सर्किट के कारण आज भारत में न केवल भारत के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के मानने वाले विदेशों में रहने वाले, चाहे वो थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। और आपका ध्यान मैं उस बुद्धिस्ट सर्किट के
कपिल वस्तु जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ नगर, जो मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा भी है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब गौतम बुद्ध को आपके राज्य में बोध गया में उनको बोधिका सत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके 29 वर्ष तक उनको बाल्यकाल में वो राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में थी। तो आज बोध गया आप जानते हैं कि लाखों पर्यटक आते हैं, सारनाथ आते हैं, कुशीनगर आते हैं, गौतम बुद्ध के जन्मस्थान कपिल वस्तु पे आते हैं, श्रावस्ती आते हैं। लेकिन हमारे इस कपिल वस्तु में सिद्धार्थनगर तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे जो एक आकांक्षा जनपद भी, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सिद्धार्थनगर के विकास के लिए नीति आयोग के माध्यम से उन्होंने जो एक ध्यान आकृष्ट किया, उसमें 112 जनपद में और आज विकास की दृष्टि से चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लाखों लोग आते हैं, जब वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थान पे आते हैं, तो एक विपासना केंद्र ना होने के कारण, क्योंकि बौद्ध के मानने वाले लोग जो करुणा, ममता, शांति, मैं एकदम कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं विषय से कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का जो पूरी दुनिया में संदेश दिया, आज अगर रूस की और यूक्रेन की लड़ाई होगी तो उस काल में 6 पूर्व एडी में उन्होंने कहा कि दुनिया का रास्ता हिंसा का नहीं केवल अहिंसा का है। वो अहिंसा का संदेश गौतम बुद्ध ने दिया। प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पे कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध को दिया। तो ऐसे गौतम बुद्ध के जन्मस्थल पे विपासना केंद्र बने। आप एक निर्देश कर दें, जैसे पिंटू को संरक्षण दिया था, ऐसे हमको भी संरक्षण दे दें कि एक विपासना केंद्र का निर्माण वहाँ हो जाए। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है भारत के पर्यटन मंत्रालय को, बहुत प्रयास करके आपकी कृपा हो जाएगी, सरकार वहाँ पे विपासना केंद्र कर देगी, लाखों लोग आएंगे। धन्यवाद। श्री प्रताप राव जाधव जी। महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे मध्य के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत अकोला खंडवा मीटर गेज रेलवे मार्ग को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह रेलवे मार्ग मेलघाट रिजर्व फॉरेस्ट के टाइगर रिजर्व कोर हैबिटेट से न ले जाते हुए बाहर से ले जाने के बारे में केंद्रीय सशक्तता समिति और वन विभाग, राज्य सरकार और मेरे द्वारा भी विनती की गई थी। आपको सादर अवगत कराना चाहूँगा कि विगत 11 जून 2022 की वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में पश्चिम राज्यों से संबंधित कुछ निर्णय हुए हैं। अकोला खंडवा रेलवे मार्ग के निर्माण को जंगल के बाहर से एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्र से निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। इस रेल मार्ग का निर्माण मेरे लोकसभा बुल्ढाना क्षेत्र के जलगांव, जामोद, संग्रामपुर तहसील के कई स्टेशन आते हैं। अंततः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अकोला खंडवा रेलवे मार्ग के निर्माण को अतिशीघ्र कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, ताकि लाखों लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। श्री अनिल फिरोजिया जी। धन्यवाद सभापति जी। अच्छा, ये महोदया, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने क्षेत्र उज्जैन बाबा महाकाल बाबा की नगरी की आपको एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मोक्षदायिनी शिप्रा मैया जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है, माँ गंगा मैया जैसी मोक्षदायिनी शिप्रा मैया को भी पुराणों में अति महत्वपूर्ण नदी माना गया है। और यहाँ पे उज्जैन की नगरी में सिंहस्थ 12 साल में होता है और वर्ष भर पर्व स्नान होते हैं। देश ही नहीं अपितु विश्व से लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। लेकिन इंदौर से जो खान नदी है, वो नदी आके उज्जैन में त्रिवेणी संगम में शिप्रा में विलीन होती है। और इंदौर की फैक्ट्रियों का, इंदौर के नगर का जो गंदा पानी माँ शिप्रा में सम्मिलित होता है, जिसके कारण ना तो दर्शनार्थी तीर्थयात्री ना तो आचमन कर सकते हैं, ना ही उसमें स्नान कर पा रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से
सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ऐसे ही नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट अगर होता है तो हमारी शिप्रा स्वच्छ होगी और तीर्थयात्री और दर्शनार्थियों को उसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। आइटम नंबर 21, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। माननीय मंत्री जी।